जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड द्वारा जो जुलाई महीने में अंग्रेजी की जो टेस्ट ली गई है, जांच परीक्षा की गई है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल जो आया था वह यह था कि महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ एकेडमी, यानी कि महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? साहित्य पुरस्कार के लिए, संगीत नाटक के लिए, कला के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए महादेवी वर्मा को चुना गया था। सेकंड क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, यानी कि इनमें से कौन कौन सा अवार्ड है या इनमें से कौन सा अवार्ड है जो महादेवी वर्मा को मिला था? ए में है मंगल प्रसाद प्राइज, बी में भारत भारती, सी में पद्म भूषण और डी में ऑल ऑफ दीज। तो महादेवी वर्मा को ये तीनों ही अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, ये तीनों ही अवार्ड महादेवी वर्मा को मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तीसरा सवाल है कि महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिज ऑफ द स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी कि महादेवी वर्मा किस धारा की अग्रणी कवित्री थी, यानी कि महादेवी वर्मा किस धारा की कवित्री रही हैं? देखिए, हिंदी साहित्य में कविता के अलग अलग धाराएं हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है छायावादी, रेवोल्यूशनरी, भक्ति या नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावादी जो कवि होता है, कवित्री थी, मतलब छायावादी जो जितने भी कविता लिखे जाते हैं तो उसी कवित्री थी। कहने का अर्थ हो गया कि महादेवी वर्मा छायावादी शैली की कवित्री थी, वो भी महिलाओं में इनको सबसे आगे माना जाता था। तो इसका तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए, छायावादी। उसके बाद चौथा सवाल है, When the narrator sat down to write, Gillu wanted to catch her attention, pen, papers, hair। सवाल है, ये गिल्लू से सवाल लाया गया है, गिल्लू सब्जेक्ट जो पढ़ना है, जिसे महादेवी वर्मा ने ही लिखा है। तो सवाल किया गया है कि जब भी नरेटर यानी कि महादेवी वर्मा कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या करता था? मतलब उनका अपना ओर सवाल में ही है कि वहाँ पे भरना है कि कैच हर, क्या वो क्या चाहता था, कि अपने ओर क्या करना चाहता था? वो पेन खींचता था, पेपर खींचता था, बाल खींचता था, या अटेंशन खींचने की कोशिश करता था? तो हम लोग चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि गिल्लू जब भी महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठी थी तो गिल्लू उनके ध्यान को, महादेवी वर्मा के ध्यान को अपनी ओर खींचना चाहता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अटेंशन। गिल्लू उनके अटेंशन को अपनी ओर खींचना चाहता था। पांचवा क्वेश्चन है, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले। यहाँ पे महादेवी वर्मा जब दो कौवे को खेलते हुए देखा था तो उनको क्या लगा था? कौन सा वो गेम सोची थी? टू बाइट एंड फ्लाई, टू हाइड एंड सीक, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब महादेवी वर्मा दो कौवे को लड़ते हुए देखती है अपने बरामदे में, तो उनको लगा ऐसा जैसे कि वो दोनों जो कौवे हैं वो लुक्का छिपी खेल रहे हैं, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, टू हाइड एंड सीक। ऐसा महादेवी वर्मा को लगा था। हाउ मेनी वुंड्स वर देयर ऑन द बेबी स्क्वायरल्स बॉडी। जो छोटा स्क्वायरल का जो बच्चा था उसके शरीर पर कितने घाव थे? 3, 2, 5, 7। तो जो छोटा गिलहरी का बच्चा था, जिसका आगे चल के गिल्लू नाम पड़ेगा, उसके शरीर पर कौवों द्वारा 2 घाव कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है बी, 2। सातवां सवाल है, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वाउंडेड स्क्वायरल। जो चोट खाए हुए जो स्क्वायरल था, जो गिलहरी था, घाव से भरा गिलहरी जिसको 2 घाव हो चुका था, उसके बारे में सभी लोग क्या बात कर रहे थे? इट वुड सर्वाइव, यानी कि ये जी सकता है। इट वुड नॉट सर्वाइव, ये नहीं जी सकेगा। या देयर इज ए हाफ चांस ऑफ सर्वाइव, माने कि इसके जीने की चांस आधा है, जी भी सकता है, मर भी सकता है। या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब यहाँ पे महादेवी वर्मा उसको उठा करके लाती है तो सभी लोग इसको देखकर यही कहते हैं
कि ये जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इट वुड नॉट सर्वाइव, यानी कि ये जिंदा नहीं रह पाएगा, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये सभी लोग कहते थे। तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा बी, इट वुड नॉट सर्वाइव। अगला सवाल है जो 8वां, उसमें पूछा गया था आर.सी. हचिंसन वाज एन अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट या इटालियन नोवेलिस्ट, यानी कि आर.सी. हचिंसन कहाँ के उपन्यासकार थे, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब है बी, ब्रिटिश नोवेलिस्ट है ये, यानी कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है द पेस ऑफ लिविंग, तो उसी से ये सवाल आया है। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट का लेखक कौन है? जॉन हचिंसन, जॉन लिक्साउ, टोनी मॉरिसन या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है बी, जॉन लिक्साउ। मी एंड द इकोलॉजी बिट के जो राइटर हैं उनका नाम है जॉन लिक्साउ। अगला सवाल है द लेसन गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए एंड, यानी कि जो गिल्लू कहानी है उसमें दो जनों की दोस्ती दिखाई गई है, जिसमें एक तो मनुष्य है, तो मानव की और किसकी दोस्ती को इसमें दिखाया गया है? एनिमल की, एलियन की, माइक्रोनिज्म की या घोस्ट की। तो यहाँ पे जो गिल्लू कहानी है इसमें मनुष्य और जानवर के बीच जो दोस्ती होता है उसको दिखाया गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एनिमल। हु रोट पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग नाम की जो कविता है उसे किसने लिखा है? दुर्गा प्रसाद पांडा ने, या यहाँ पे पेरिसेनी थुर्रन ने, पूरन सिंह ने या लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। तो पॉलीथीन बैग के कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 12वां था द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज बीन कंपेयर टू, यानी कि जो यहाँ पे हर्ट शब्द का उपयोग किया गया है उसका कंपेयर किसके साथ किया गया है कविता में? जो पॉलीथीन बैग कविता है उसी से ये सवाल है। एक गार्बेज बिन के साथ, द अर्थ क्रस्ट के साथ, या पॉलीथीन बैग के साथ, या द इन्वायरमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो हर्ट शब्द का कंपेयर किया गया है वो किया गया है पॉलीथीन बैग के साथ, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इट सेल्फ इट डॉट 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 द इन्वायरमेंट, कहा जा रहा है कि अगर पॉलीथीन बैग को छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट पर यानी कि पर्यावरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो उसे ब्यूटिफाइज करेगा, क्लींस करेगा, चेंज करेगा या पोल्यूट्स करेगा, यानी कि प्रदूषित करेगा। तो ये जो कविता का लाइन है वो कविता से उठा करके दिया गया है, बीच में हम लोग को भरना है रिक्त स्थान करके। तो कविता में लिखा हुआ है कि अगर हम पॉलीथीन को छोड़ दें तो वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पोल्यूट्स। द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डॉट 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 इज अप्लाइड, यानी कि कहा जा रहा है कि पॉलीथीन बैग जो है वो गलने लगता है अगर उसमें थोड़ी सी भी डाल दी जाए क्या? केमिकल यानी रसायन, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरता, वार्थ मतलब या गर्मी, या डी है में है वाटर यानी कि पानी। पॉलीथीन बैग जो है वो गलने लगता है किसके कारण? तो पॉलीथीन बैग में जब जैसे ही थोड़ी सी भी गर्मी उसमें डाली जाती है, यानी उसको गर्म जगह पे रखा जाता है, आग पे रखते हैं, तो वो गलने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वार्मथ, यानी कि गर्मी के कारण वो गलने लगता है। व्हाट हैपन व्हेन अ बर्न पॉलीथीन, यानी कि जब एक पॉलीथीन को जलाया जाता है तो क्या होता है? इट टर्न्स इनटू आस, वो राख में बदल जाता है। इट बिकम वोलेटाइल, इट गिव्स अ प्लेजेंट स्मेल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी, इट गिव्स अ प्लेजेंट स्मेल, यानी कि जब भी हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो उससे एक बदबूदार तीखी यहाँ पे गंध निकलती है जो कि बहुत ही बदबूदार होता है। तो 15वां क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, इट गिव्स अ प्लेजेंट स्मेल। 16वां क्वेश्चन है कि वेयर डू जर्म्स ऑफ डिसीजेज कीप ऑन ग्रोइंग, यानी कि जो बीमारी वाले कीटाणु जीवाणु हैं वो कहाँ पे पनपते हैं, उनका जन्म कहाँ होता है? इन पॉलीथीन चिमकिल में या पॉलीथीन में, माने कि जो पॉलीथीन होता है बैग उसमें, या इन सोइल यानी मिट्टी में, इन गार्बेज बिन माने कूड़ेदान में, या नॉन ऑफ देम दीज यानी कि इनमें से किसी में नहीं। तो जो
ये जर्म्स है, डिसीज ऑफ जर्म्स ऑफ डिसीजेज है, यानी बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु जीवाणु हैं उनका जो जन्म होता है वो जहाँ पे उत्पन्न होते हैं उस जगह का नाम है इन गार्बेज बिन, यानी कि कूड़ेदान में ही ये जर्म्स उत्पन्न होते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द, यानी कि जो बेट लगा था वो किसके बीच लगा था, बैंकर और किसके बीच लगा था, लॉयर के बीच, स्कॉलर के बीच, या जर्नलिस्ट के बीच, या डॉक्टर के बीच। तो जो बेट लगाया गया था, जो शर्त लगी थी वो बैंकर और लॉयर के बीच लगा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लॉयर। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बेट, जो टाइटल है हु इज द ऑथर ऑफ द टाइटल द बेट, यानी कि द बेट शीर्षक नाम की जो कहानी है उसके लेखक कौन है, किसने इसे लिखा है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, प्रेमचंद, एंटोन चेखव, या जॉन गैल्सवर्दी। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सी, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है एंटोन चेखव, इन्होंने ही द बेट नाम की कहानी लिखी है। 19वां सवाल है व्हाई वाज द बैंकर अफ्रेड ऑफ हॉनोरिंग द बेट, यहाँ पे जो बैंकर है उसको बेट हारने से डर क्यों लग रहा था, लॉयर वाज कन्फाइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉयर जो वकील है वो लंबे समय तक यहाँ पे शर्त को पूरा कर चुका था इसलिए, या दूसरा है द बैंकर वुड बी फाइनेंशियली रिन्यूड, या इसलिए कि बैंकर पूरे तरह से इससे बर्बाद हो जाएगा, या द बैंकर वाज वेरी रिच, या इसलिए कि बैंकर बहुत ही अमीर है। किस बात से ये डर रहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, द बैंकर वुड बी फाइनेंशियली रिन्यूड। देखिए जब शर्त लगा था तब बैंकर के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो उन्होंने शर्त तो लगा ली थी, लेकिन जब शर्त पूरा होने के समय आया था तो उस टाइम इनका उम्र भी हो चला था और पहले जैसा इनका स्थिति नहीं था, फाइनेंशियली ये बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, और इनके मन में एक डर सता रहा था कि अगर वकील जीत गया तो हमको फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत बर्बादी होगी, मतलब कि ये फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे जो बैंकर है वो डर रहा था। तो 19 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, द बैंकर वुड बी फाइनेंशियली रिन्यूड, यानी कि जो बैंकर है वो फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो डर रहा था। चौथा है 20वां जो सवाल है उसमें पूछा गया है व्हाट इज सजेस्ट टू अवॉइड एलर्जी, यानी कि एलर्जी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेयरिंग अ पोलन मास्क व्हेन मूविंग ग्रास एंड हाउसकीपिंग, जब हम लोग घास ये सब की कटाई कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए, या दूसरा स्टेइंग इंडोर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन वाइंडी डेज, जब वाइंडी डेज या मॉर्निंग का समय उस टाइम हमें घर में रहना चाहिए, या तीसरा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फूड लेवल को पढ़ना और उसे समझना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हम लोगों को एलर्जी से बचने के लिए इनमें से सभी कार्यों को करना चाहिए। अब यहाँ से जो 21वां नंबर से जो 10 सवाल पूछे गए हैं वो ग्रामर से पूछे गए हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे क्या है। सवाल क्या गया कि फिल इन द ब्लैंक विद ऑपरेटेड नाउन ऑफ स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट की जो नाउन दी गई है उसी के आधार पर इसको भरना है। सवाल है आई सा अ लिटिल डॉट 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 शिवरिंग इन द रेन, मैंने देखा एक छोटे से, और उसके बाद अगर इसकी हिंदी करें तो माने कि जो पानी में बरसात में भीग रहा था, तो किसको यहाँ पे दिया गया है, जो ऑप्शन हम लोग को चुनना है वो कॉमन नाउन का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे राहुल को देखे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन क्योंकि एक नाम है, नेहा भी आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, और आर्मी आता है कलेक्टिव नाउन में यानी कि समूहवाचक में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए, बॉय। बॉय हमारा कॉमन नाउन में आता है, इसमें जितने भी लड़का है पूरे जाति का बोध रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा बॉय। आई सा अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द रेन, यानी कि मैंने एक छोटे से बच्चे को बरसात में भीगते हुए उसमें हम देखे। 22वां सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट नाउन एज स्पेसिफाइड द ब्रैकेट, यानी कि फिर ब्रैकेट के नाउन को देख करके यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन भरना है। लिखा हुआ है आई एक्सप्रेस्ड बाय डीप डॉट 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 एट हिज मदर डेथ, यानी कि यहाँ पे किसी की माँ मर गई है, उसकी माँ पर मैंने गहरा व्यक्त किया। तो किसी की माँ जब मर जाएगी तो हम लोग गहरे रूप से क्या व्यक्त करेंगे, एंगर मतलब होता है गुस्सा, तो किसी की माँ मर जाएगी तो क्या हम लोग गुस्सा व्यक्त करेंगे। दूसरा होता है दुख जिसको हम सैरो कहते हैं, तो सौरो व्यक्त करेंगे। या तीसरा है मर्सी मतलब दया, और यहाँ पे लेनिनेसी मतलब होता है उदारता। तो इन चारों में से
जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग किस चीज़ को व्यक्त करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग वहाँ पे अपना दुख व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा बी, सौरो। 22 का सही जवाब है बी, सौरो। आगे जो 23वां सवाल है उसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट नाउन एज स्पेसिफिक इन द ब्रैकेट, नहीं कि फिर से ब्रैकेट में जो नाउन है उसी को देख करके हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। सवाल है और डॉट 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 ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रिक से इसको पकड़ लेना है। देखिए पेयर जो है ये जैसे शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं। बंडल का हम लोग जो लकड़ी होता है उसके लिए यूज करते हैं। पैक का हम लोग जैसे डॉग हो गया, डॉग का जो कुत्ते का जो झुंड हो, सियार का झुंड हो, लोमड़ी का झुंड हो, भेड़िए का झुंड हो, उसके लिए हम पैक ऑफ का यूज करते हैं। और बंडल का यूज करते हैं लकड़ी के गट्ठर जो होता है उसके लिए। और पेयर का यूज करते हैं जो जोड़ी में होता है, जैसे पेयर्स ऑफ सीजर्स हो गया, पेयर ऑफ शूज हो गया, उसके लिए। और हम सभी जानते हैं कि प्लेयर के साथ जो यूज किया जाता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, उसे हम लोग टीम कहते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, तो यहाँ पे ट्रिक से ही हम इसको पकड़ लेंगे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, हमेशा अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है। प्लेयर्स के साथ हमेशा टीम शब्द का उपयोग किया जाता है समूह में दिखाने के लिए। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ए, टीम। अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से इन्हीं विकल्पों में से सही एक्जुलरी वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया है उसे हम लोगों को चुनना है। सवाल है हरियाणा डॉट 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 एंड एग्रीकल्चर स्टेट। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा प्रोपर नाउन में आता है और एक है, तो इसके साथ हम लोग वर्ड का तो उपयोग करेंगे नहीं क्योंकि ये प्लुरल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब बच गया इसमें ईज और वाज, तो हरियाणा के साथ ईज का भी यूज हो सकता है और वाज का भी हो सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ईज लिखें कि वाज लिखें, तो इसे हम लोगों को देखना होगा आज के प्रेजेंट में। इसका अगर हिंदी करें तो होगा कि हरियाणा एक कृषक राज्य था या कृषक राज्य है, यही हम लोगों को सोचना है कि हरियाणा जो है वो एक कृषक राज्य था अथवा है। तो हम सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो कृषक राज्य है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ईज का उपयोग करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ए, ईज। 25वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रॉम एक्जुलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि फिर से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसी के आधार पर हम लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। सवाल है लास्ट ईयर देयर बी अ स्टूडेंट हियर। अगर हिंदी करें तो होगा कि पिछले साल यहाँ रेस्टोरेंट था। अब इसमें कुड का प्रयोग करें तो अगर कुड के हम जानते हैं कि सकता था में यूज होता है। यूज टू का प्रयोग हम लोग होना था। अब यहाँ पे देखिए कि बी, तो अगर हम इसको बी जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा यूज टू बी का भी यूज हम लोग हुआ करता था के सेंस में करते हैं। आउट टू बी का उपयोग हम लोग में होना चाहिए था, ये सब कुछ के वर्ड में हम लोग करते हैं। माइट का उपयोग हम लोग सकता है में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा इसमें लास्ट ईयर देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट हियर, यानी कि हिंदी करें तो हो जाएगा कि पिछले साल यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, यूज टू। तो 25 का जो सही आंसर है वो बी है, यूज टू। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट, फिर से हम लोग को एक्जुलरी वर्ब ही चुनना है इसके अनुसार। ब्यूटी एंड ब्रेन नॉट ऑफन गो टुगेदर, तो ये तो एक फेमस वर्ड है, इसमें एक तरह से कह लें कि लोकयुक्ति में भी इसको यूज किया जाता है कि ब्यूटी एंड ब्रेन डू नॉट ऑफन गो टुगेदर, यानी कि सुंदरता और दिमाग दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, उसी के सेंस में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, यहाँ पे डू का उपयोग करेंगे, इसमें डू को भरा जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखें तो इसमें हम लोग को पैसिव से पूछा गया है। एक्टिव वॉइस से हम लोग को एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हम लोग को पैसिव वॉइस में उसको बदलना है। सवाल दिया गया है द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये जो सवाल है वो पूछा गया है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से।
जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसी से पूछा गया है। और इसका सवाल क्या होता है, अगर हम रूल देखें तो होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वाज या वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव में हो तो इसको पैसिव में बदलने का नियम होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में वाज वर्ड है उसका हम यूज करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग बेइंग शब्द का उपयोग करेंगे और उसके बाद V3 आएगा, फिर बाई आएगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, जिसे हम लोग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर वाज वर्ड, फिर बेइंग, फिर V3, फिर बाई, फिर एजेंट। तो देखते हैं इस शर्त पे कौन बैठ रहा है। पहला है द पोर्टर कैरिड, तो यहाँ पे तो वाज वर्ड गायब कर दिया है तो होगा नहीं। दूसरे में भी देखें तो वाज वर्ड गायब है, इसमें भी नहीं होगा। तीसरा में यहाँ पे इज का उपयोग किया गया है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को वाज वर्ड में से कोई चाहिए। तो इस वाले रूल को अगर देखें हम डी वाले के, तो इसमें लिखा हुआ है द लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर वाज का उपयोग किया, उसके बाद बेइंग भी है, फिर V3 भी है, फिर बाई भी है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। यानी कि जो डी है द लैंग्वेज वाज बेइंग कैरिड बाय द पोर्टर, वो सही जवाब है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, द लैंग्वेज वाज बेइंग कैरिड बाय द पोर्टर। 28वां क्वेश्चन है, वो भी पूछा गया है यहाँ पे वॉइस से ही, एक्टिव वॉइस को हम लोग को पैसिव में बदलना है। सवाल है हु टॉट हर फ्रेंच, माने उसे फ्रांसीसी भाषा जो है वो कौन पढ़ाता था या कौन पढ़ाता है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से ही पकड़ लेना है। सवाल एकदम आसान है, कोई खास इसमें दम नहीं है। हम लोग जानते हैं जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हु शब्द जो है इसके लिए एक्टिव पैसिव में अलग से नियम है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को बदलना होता है जो कि हु से शुरू हो, तो हु वाले एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में बदलते हैं तो उसकी शुरुआत बाय हुम से करते हैं। जब भी किसी एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव में बदलते हैं और अगर वो क्वेश्चन हु से शुरू हुआ हो तो उसको हम बदलते वक्त बाय हुम से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सवाल देखिए, बी में हु है, सी में हु है और इसमें हुम दिया है, बाई इसमें नहीं दिया है। वो दिया किस में है, तो इसमें बाय हुम किया गया है। बस यहीं से पकड़ लेना है, आगे के चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हु शब्द से जब भी एक्टिव से पैसिव बदलना हो तो बाय हुम करके बदलते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, बाय हुम वाज सी टॉट फ्रेंच। तो ये इसका सही जवाब है। 29वां सवाल था कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ढूंढना है। सवाल था आज बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ भी हम लोग इसके ऑप्शन के अनुसार पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाज है और यहाँ पे भी वाज है। हम सभी जानते हैं कि वाज का उपयोग हम लोग था थी के सेंस में करते हैं, था हो, थी हो, थे हो, तो इसके सेंस में हम लोग वाज का उपयोग करते हैं। और गागी के लिए हम लोग शैल विल यूज करते हैं और है हो तो उसके लिए इज और एम का उपयोग करते हैं। अब सेंटेंस देखिए क्या पूछा गया, आज बहुत गर्मी है। अब यहाँ पे है आया है तो है के लिए हमारा इज होना चाहिए या आर होना चाहिए या एम होना चाहिए, इन्हीं तीनों में से कोई यूज होता है। अब ऑप्शन देखें तो यहाँ लिखा है वाज, तो वाज तो होगा नहीं। यहाँ भी लिखा हुआ है वाज तो ये भी नहीं होगा। अब इसका देखें तो इट इज हॉट टुडे, यानी कि हॉट मतलब गर्मी, टुडे मतलब आज, और जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो इट का उपयोग करते हैं, है के लिए इज का उपयोग हो गया। यानी कि जो ए सवाल है वो बिल्कुल सही है, यही सही जवाब होगा। यानी कि 29 का जो सवाल है आज बहुत गर्मी पड़ रही है, इसका सही जवाब होगा इट इज हॉट टुडे। 30वां सवाल में भी यहाँ पे पूछा गया है तो वो भी हम लोग को ट्रांसलेशन से भी है कि पहाड़ियों पर बादल थे। अब देखिए यहाँ पे थे है, तभी बताएं कि थे में हम लोग वाज वर्ड शब्द का उपयोग करते हैं। जब थे आता है तो उसके लिए हम लोग वाज और वर्ड शब्द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल्स, तो एक ये तो हो सकता है। दूसरा है देयर वाज क्लाउड्स ऑन द हिल, वाज वर्ड दोनों वाला है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इज है। और फिर यहाँ देयर वाज क्लाउड्स, इन दोनों में ऑन है, इसमें इन है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला हो सकता है कि क्यों इसको चुना जाए, तो इसको चुनने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले हम लोग को यहाँ सेंटेंस देखना है। पहाड़ियों मतलब क्या होता है, बहुत सारा पहाड़, एक से तो ज़्यादा है। मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ यहाँ है, यहाँ है,
और लिखा है पहाड़ियों पर बादल थे, यानी कि बादल यहाँ भी होगा, बादल यहाँ भी होगा और बादल यहाँ भी होगा। अब देखिए, क्लाउड मतलब होता है सिंगुलर नाउन और क्लाउड्स मतलब होता है प्लूरल। अब यहाँ पे ये देख के बताइए कि पहाड़ियों के साथ जो बादल आएगा वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए 3 पहाड़ होंगे वहाँ पे, तो तीनों पहाड़ पे बादल हैं, तो बादल का भी यहाँ पे बहुवचन बन जाएगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। तो क्लाउड का हम लोग क्लाउड्स लिखेंगे। हिल्स भी यहाँ पे आपका प्लूरल है और क्लाउड्स भी यहाँ पे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का उपयोग, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्लूरल यूज होता है। तो यहाँ पे जो वाज दिया गया है वो नहीं होगा, यहाँ पे भी जो वाज दिया गया है वो नहीं होगा। अगर ये दोनों जगह क्लाउड होता और हिल होता तो अब हम यहाँ पे वाज शब्द का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिल्स और क्लाउड्स है, यानी दोनों प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो भी प्लूरल आएगा। यानी कि सब मिलाकर बात करें तो पहाड़ियों पर बादल थे, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल। पढ़ के लिए यहाँ ऑन शब्द का उपयोग किया गया है, ये प्रीपोजिशन है। तो 30 का सही जवाब होगा देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल्स। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही था। यही सब सवाल हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा जुलाई माह के ये जो कल परसों परीक्षा हुई है उसी में इसको पूछा गया है। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग इसको इतना मतलब तैयारी के साथ इसको डील क्यों करते हैं, तो इसके पीछे वजह यह है कि चांस है कि इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जो 12 टेस्ट सीरीज होंगे, उनमें से सवाल बिहार बोर्ड पे आएंगे। तो अगर इन सबको अच्छे से अगर तैयारी की जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, तो बोर्ड पे मार्क्स उठाने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, परसेंटेज हो सकता है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डील करते जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।